मूलभूत समष्टिगत आर्थिक अवधारणाएं या बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में इस दूसरे ई लेक्चर में हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें स्टॉक तथा प्रवाह चरों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर नीलम सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। पिछले ई लेक्चर में हमने देखा था कि चरों को अध्ययन की सुगमता के लिए 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: आश्रित और स्वतंत्र चर या डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अंतर्जात और बहिर्जात चर एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस वेरिएबल्स, और थर्ड है स्टॉक एंड प्रवाह चर, स्टॉक और प्रवाह चर या स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। तो पिछले ई लेक्चर में हमने पहले वाले और दूसरे वाले का अध्ययन कर लिया था। अब हम तीसरे प्रकार का या तीसरी श्रेणी का अध्ययन करेंगे, जो है स्टॉक और प्रवाह चर या स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। देखते हैं स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स से हम क्या समझते हैं। पहले देखें स्टॉक चर किसे कहते हैं। स्टॉक चर ऐसे चरों को कहा जाता है जिनको समय के एक विशेष बिंदु पर मापा जाता है और वे समय की अवधि से स्वतंत्र होते हैं। अर्थात ऐसे चर मूल्य या ऐसे वेरिएबल्स जिन्हें हम एक विशेष समय के बिंदु, एक विशेष तिथि के रूप में जैसे हम दिखाते हैं, उस पर मापा जाता है और एक वर्ष इस तरह की समय की अवधि से ये स्वतंत्र होते हैं। इसी से रिलेटेड दूसरा कंसेप्ट या दूसरी अवधारणा है प्रवाह चर। प्रवाह चर का संबंध आवश्यक रूप से समय की अवधि के साथ होता है। अर्थात हमें बताना होता है कि हम कितने समय की बात कर रहे हैं, 1 साल की बात कर रहे हैं या 1 दशक की बात कर रहे हैं, 1 दिन की, 1 सप्ताह की, 1 माह की, किस समय अवधि की बात कर रहे हैं। आगे देखेंगे उदाहरण की सहायता से कि किस तरह हम इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। समष्टि आर्थिक विश्लेषण में पूंजी भंडार, मुद्रा की पूर्ति, माल सूचियाँ, धन आदि स्टॉक चर हैं, जबकि आय, व्यय, बचत, निवेश, उपभोग ये सभी प्रवाह चर हैं। पूंजी भंडार, पूंजी की जो मात्रा संचय करके रखी गई है वो किसके अंतर्गत आती है? स्टॉक चर के अंतर्गत आती है। रिजर्व बैंक जिस मुद्रा की पूर्ति को कंट्रोल करता है, वो मुद्रा की पूर्ति किसके अंतर्गत आती है? स्टॉक चर के अंतर्गत आती है। उद्योगों के पास जो माल बचा हुआ रह जाता है, माल की जो सूचियाँ होती हैं, उत्पादित माल जो होता है, वह सब माल क्या कहलाता है? वस्तुएं जो उनके पास होती हैं, उत्पादन जो उनके पास होता है, वो एक स्टॉक चर है। किसी व्यक्ति के पास जो धन है, वो धन क्या है? एक स्टॉक चर है। तो ये सभी क्या हैं? स्टॉक चर हैं। समय की अवधि से इनका संबंध नहीं है। जबकि आय, 1 माह की आय हो सकती है, 1 दिन की आय हो सकती है। मजदूर 1 दिन की आय के भी ऊपर भी कार्य करते हैं, दैनिक मजदूरी पर। 1 वर्ष की आय भी हो सकती है। तो इस तरह से आय निश्चित रूप से एक समय अवधि से संबंधित है और यह एक प्रवाह चर है। इसी तरह व्यय, हमने 100 रुपये व्यय किया, हमने 1000 रुपये व्यय किया, हम तुलना नहीं कर सकते जब तक ये ना बता दिया जाए कि हमने 100 रुपये 1 दिन में व्यय किया, 1000 रुपये 1 दिन में व्यय किया, तब हम कह सकते हैं कि 1000 रुपये का व्यय अधिक है। और यदि हमने 1000 रुपये 1 महीने में व्यय किया, तो 100 रुपये जो 1 दिन का व्यय है वो अधिक है। तो इस तरह से व्यय है वो समय अवधि पर निर्भर करता है। इसी तरह से बचत जो हमने की है, कितने समय में की, 1 वर्ष की बचत, वार्षिक निवेश, उपभोग, मंथली कंजम्पशन या एक
महीने में कितना उपभोग किया। एनएसएस में जो डेटा होते हैं उसमें मासिक उपभोग के डेटा लिए जाते हैं, तो वो एक महीने का उपभोग बताता है। प्रति सप्ताह उपभोग के यदि डेटा लिए जाएं तो वो एक सप्ताह के लिए होगा। इस तरह से जैसे हम समय अवधि बदलते हैं उपभोग भी बदल जाएगा। इस तरह उपभोग भी एक प्रवाह चर है। उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण के लिए मान लो ये कहा जाए कि एक व्यक्ति की आय 25,000 रुपये है, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा यदि यह न बताया जाए कि ये कितने समय के लिए है। जैसे एक साल में 25,000 की आय है या एक सप्ताह में 25,000 की आय है, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा यदि संबंधित समय की अवधि भी प्रकट नहीं की जाती है। केवल 25,000 बता देने का कोई अर्थ नहीं होगा। हमें बताना होगा कि एक साल में उस व्यक्ति की 25,000 रुपये की आय है या एक सप्ताह में उस व्यक्ति की 25,000 रुपये की आय है या एक महीने में हो सकती है ये, तब ही ये अर्थ रखेगी, अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरी ओर यदि यह कहा जाए कि एक व्यक्ति का कुल धन 1 जनवरी 2012 को 4 करोड़ रुपए था, तो ये पूरी तरह से अर्थपूर्ण है। इसका पूरा अर्थ निकलता है क्योंकि धन क्या है, एक स्टॉक चर है और वो एक दिवस पे हम बता सकते हैं, 1 जनवरी 2012 या 1 अप्रैल 2020 या 31 मार्च 2021। तो ये सभी जो है समय की अवधि से संबंधित नहीं है, बल्कि एक समय बिंदु से संबंधित है, क्योंकि धन एक स्टॉक चर है। अब इनमें कुछ संबंध भी पाया जाता है स्टॉक चर और प्रवाह चर में। स्टॉक चर में यदि परिवर्तन होता है तो उसके कारण प्रवाह चर उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन हो, जमाओं में परिवर्तन हो, बैंक में हमारी जमा है उसमें परिवर्तन हो, तो इस तरह से ये परिवर्तन जो होते हैं वो एक प्रवाह के रूप में हो जाते हैं। एक निश्चित समय की अवधि का होना पर इसमें आवश्यक है कि ये परिवर्तन किस समय में हुआ। प्रवाह चर के लिए ये बहुत आवश्यक है। यदि ये कहा जाता है कि गत 30 दिसंबर 2010 को बैंकों की कुल जमा राशियाँ 6,000 करोड़ रुपए थी और 31 दिसंबर 2011 को ये 7,000 करोड़ रुपए हो गई, तो इस साल की अवधि में वृद्धि 1,000 करोड़ रुपए की थी। 2010-11 के अंदर कितनी थी? 1,000 करोड़ रुपए की वृद्धि थी। इस उदाहरण में कुल जमा राशियों का संबंध समय के विशेष बिंदु के साथ था, जबकि जमा राशियों में परिवर्तन का संबंध समय की अवधि के साथ था। इस कारण कुल जमा राशियां स्टॉक चर को और इनमें परिवर्तन प्रवाह चर को प्रकट करते हैं। कुल जो जमा राशि थी वो क्या थी? स्टॉक चर, और इनमें जो परिवर्तन था वो क्या था? प्रवाह चर। इसके अतिरिक्त स्टॉक और प्रवाह चरों का संबंध अनुपात चरों के रूप में भी होता है। अब हम देखते हैं अनुपात चर क्या होते हैं या रेशियो वेरिएबल्स क्या होते हैं। कुछ चर ऐसे होते हैं जो ना तो स्टॉक और ना ही प्रवाह की समय परिमाप रखते हैं। ना तो वे स्टॉक चर होते हैं और ना ही प्रवाह चर होते हैं। स्टॉक चर का समय परिमाप क्या होता है? एक समय बिंदु। और प्रवाह चर का समय परिमाप या टाइम डायमेंशन क्या होता है? एक समय अवधि। पॉइंट ऑफ टाइम होता है स्टॉक वेरिएबल का और फ्लो वेरिएबल का होता है पीरियड ऑफ टाइम, और ये क्या कहलाते हैं? टाइम डायमेंशंस या समय परिमाप। अब कुछ चर ऐसे होते हैं जिनका कोई समय डायमेंशन नहीं होता है, ना तो वे एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होते हैं ना एक
पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, ना तो एक समय बिंदु के लिए होते हैं और ना ही समय अवधि के लिए होते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कीमत। उदाहरण के लिए कीमत समय परिमाप नहीं रखती, परंतु कीमत के परिवर्तन की दर का समय परिमाप होता है। कीमत स्वयं ना तो कोई स्टॉक और ना ही प्रवाहचर माना जा सकता है। कीमत में परिवर्तन जो है उसका तो समय परिमाप होता है, पर कीमत स्वयं जो है वो ना तो स्टॉक और ना ही प्रवाहचर माना जा सकता है। प्राइस इज नाइदर अ स्टॉक नॉर अ फ्लो वेरिएबल। वास्तव में यह चर नकदी के प्रवाह और वस्तुओं के प्रवाह में एक अनुपात को प्रकट करता है। नकदी का प्रवाह क्या है? कैश फ्लो। वस्तुओं का प्रवाह है फ्लो ऑफ गुड्स। अब इन दोनों का जब अनुपात निकाला जाए कि कितनी नकदी कितनी वस्तुओं के लिए दी गई, तो ये क्या होगा? एक अनुपात चर कहलाएगा, एक रेशियो वेरिएबल कहलाएगा। और यही हमें कीमत के बारे में बताता है। 1 किलो आलू कितने के आते हैं? 30 रुपये किलो के। कीमत क्या हुई? 30 रुपये किलो। तो 30 तो है नकदी का प्रवाह और वस्तुओं का प्रवाह क्या है? 1 किलो। तो इस तरह से इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? अनुपात चर कहलाएगा। इस प्रकार से कीमत जो क्या है? कीमत ना तो एक स्टॉक चर है और ना ही एक प्रवाह चर है, बल्कि ये एक अनुपात चर है या रेशियो वेरिएबल है। अब इस श्रेणी के अंदर सिर्फ 2 प्रवाहों के अनुपात ही नहीं आते, बल्कि इसमें 2 स्टॉक के अनुपात भी आ सकते हैं, 2 प्रवाहों के अनुपात भी आ सकते हैं और स्टॉक और प्रवाह का अनुपात भी आ सकता है। तो ये 3 तरीके के हो गए। 2 स्टॉक से बने हुए अनुपात चर, 2 प्रवाहों से बने हुए अनुपात चर और स्टॉक और प्रवाह में संबंध प्रकट करने वाले अनुपात चर। अब आप पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में एक अवधारणा, वो है तरलता या लिक्विडिटी की अवधारणा। मतलब कोई व्यक्ति अपनी कितनी संपत्ति को नकदी के रूप में रखना पसंद करता है। नकदी को ही हम कहते हैं तरल, क्योंकि सबसे ज़्यादा आसानी से नकदी के द्वारा ही लेन देन किए जाते हैं और इसलिए इसको लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड और ये होते हैं ना गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो आसानी से बह जाता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है, जो आसानी से बह जाता है। तो इसलिए तरलता क्या है कि कैश को कितना आसानी से आप काम में ले सकते हो, नकदी को आप कितना आसानी से काम में ले सकते हो, ये देखते हुए लोग कुछ मात्रा में नकदी अपने पास रखते हैं। केन्स ने उसके उद्देश्य भी बताए। नकदी रखने के उद्देश्य होते हैं कि लेन देन के उद्देश्य से या सौदा उद्देश्य से नकदी रखी जाती है, सुरक्षा के उद्देश्य से कि अचानक कोई आवश्यकता पड़ जाए उसके लिए नकदी रखी जाती है, सट्टे के उद्देश्य से उन्होंने बताया किस तरह से भविष्य के बारे में, मार्केट की स्थितियों या बाज़ार की स्थितियों के बारे में जानकर लाभ कमाने के उद्देश्य से नकदी रखी जाती है। तो ये जो नकदी की अवधारणा है या तरलता की अवधारणा है, यह एक व्यक्ति की तरल परिसंपत्तियों और कुल परिसंपत्तियों में एक अनुपात है। जैसे आपके पास जितने भी धन है, जितनी भी परिसंपत्तियां हैं अलग अलग रूपों में, उनमें से कितने को तो आप गोल्ड के रूप में रखना चाहते हो, कितने आप भवन के रूप में रखना चाहते हो, कितनी आप भूमि के रूप में रखना चाहते हो और कितनी नकदी के रूप में रखना चाहते हो। तो कितनी मात्रा में नकदी रखी जाती है और कितनी कुल परिसंपत्तियां हैं, इसका जो अनुपात होता है यह स्टॉक अनुपात चर कहा जा सकता है। क्योंकि दोनों क्या हैं?
स्टॉक हैं, एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक का अनुपात है। और क्योंकि स्टॉक का कोई समय अवधि का परिमाप नहीं होता है परंतु समय बिंदु का होता है, इसी तरह से इन तरल परिसंपत्तियों और कुल परिसंपत्तियों, इन दोनों का भी अवधि का कोई समय परिमाप नहीं होता है। और जब इनका अनुपात निकाल दिया जाता है तो अनुपात में तो वैसे ही यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं, जिन इकाइयों में दिया जाता है वो कैंसिल हो जाती, दोनों एक ही इकाई है। तो इसलिए स्टॉक अनुपात चरों का कोई भी समय परिमाप नहीं होता है। तो हमने देखा था किस तरह स्टॉक और प्रवाह इस प्रकार के अनुपात चर होते हैं। और जो आपका कीमत थी वो क्या था, प्रवाह अनुपात चर, और ये है स्टॉक अनुपात चर। इन दोनों का कोई समय परिमाप नहीं होता है। दोनों ऊपर नीचे दोनों में अनुपात में जब एक ही चीज़ है, चाहे प्रवाह हो चाहे स्टॉक हो, तो समय परिमाप नहीं होता है। दूसरी तरफ आपका आता है मुद्रा का सौदा प्रचलन वेग या ट्रांजैक्शंस वेलोसिटी ऑफ मनी। मुद्रा के सौदों और मुद्रा के भंडार में अनुपात को प्रकट करता है। अब इसमें मुद्रा के जो सौदे हैं वो प्रवाह हैं और मुद्रा का जो भंडार है वो है स्टॉक। तो ये किसका अनुपात हुआ, प्रवाह स्टॉक अनुपात या फ्लो स्टॉक रेशियो वेरिएबल। और इसका जो है समय परिमाप होता है, क्योंकि ऊपर प्रवाह है नीचे समय परिमाप नहीं है स्टॉक का, पर ऊपर वाली जो चीज़ है प्रवाह, उसका समय परिमाप है। तो इस तरह से ये जो रेशियो है प्रवाह स्टॉक अनुपात चर, इसका समय परिमाप होता है, यह समय परिमाप रखते हैं। इस तरह आर्थिक विश्लेषण में जब भी किसी चर के स्वरूप के बारे में संदेह पैदा हो तो हमें एक क्षण रुककर यह फैसला करना चाहिए कि क्या वह चर प्रवाह चर है या स्टॉक है या अनुपात चर है, फ्लो वेरिएबल है, स्टॉक वेरिएबल है या रेशियो वेरिएबल है। और इससे काफ़ी संशय दूर हो सकेगा और समष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इस प्रकार हमने देखा स्टॉक और प्रवाह चरों की विभिन्न विशेषताओं, इनके संबंध के बारे में। अगले लेक्चर में हम अन्य आर्थिक अवधारणाओं जो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, जैसे पैरामीटर इत्यादि का अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।